नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 NCERT की जो पाठ्यपुस्तक है उसके 9वें चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र से एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। देखिए, इस वीडियो में हम जो मानव नेत्र है उसके विभिन्न भागों के बारे में वर्णन करने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इसके साथ में हम बात करेंगे मानव नेत्र में पाए जाने वाले दोष और उनके निवारण के उपाय। तो ये जो वीडियो है वो फिजिक्स में जो मानव नेत्र होता है उससे रिलेटेड वीडियो है। इसमें हम मानव नेत्र के जो विभिन्न भाग हैं उनके यूज भी यहाँ पर देख लेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव नेत्र होता क्या है। आप सभी जानते हैं जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं वही है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशिक उपकरण है, ये एक तरीके का क्या है, प्रकाशिक उपकरण है जिसकी सहायता से हम पास की वस्तुएं भी देख सकते हैं और दूर की वस्तुएं भी देख सकते हैं। देखिए, अन्य जो प्रकाशिक उपकरण होते हैं, जैसे मैं बात करूं सूक्ष्मदर्शी की, तो सूक्ष्मदर्शी से सिर्फ हम पास की वस्तुएं ही देख सकते हैं, नज़दीक की वस्तुएं या अति सूक्ष्म वस्तुएं ही देख सकते हैं। तो उसका केवल एक ही यूज है, छोटी वस्तुएं होनी चाहिए, पास में होनी चाहिए, तो उन वस्तुओं को हम देख सकते हैं। फिर बात करते हैं दूरदर्शी की। तो दूरदर्शी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, दूर की वस्तुएं देख सकते हैं। क्लियर। और यदि आप किसी कैमरे की बात करें, या आपने टीवी में देखा होगा, या आप अपने मोबाइल से जब फोटो क्लिक करते हैं तो भी आपने देखा होगा कि जब जैसे मान लीजिए आपके पास में दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु पास में है, दूसरी वस्तु दूर है। या टीवी की मैं बात करता हूं, आप सीरियल कोई देख रहे हैं, एक व्यक्ति यहां खड़ा है, एक व्यक्ति पीछे खड़ा है। क्लियर। जब कैमरा इस आगे वाले व्यक्ति पर फोकस करता है तो पीछे जो व्यक्ति खड़ा होता है या दूर जो व्यक्ति खड़ा होता है वो धुंधला दिखाई पड़ता है। मतलब इस पर फोकस हो गया तो दूर वाला क्या दिखाई पड़ेगा, धुंधला दिखाई पड़ेगा। फिर कैमरा वाला क्या करता है, जैसे मान लो कि वो पीछे वाला बोल रहा है तो पीछे वाले पर जब फोकस करता है तो आगे वाला धुंधला दिखाई देता है। तो उसको क्या करता है, जो कैमरामैन क्या करता है, फोकस दूरी उस कैमरे की चेंज करता है। इस वजह से वो आगे वाली वस्तु दिखाई पड़ती है और फिर थोड़ी देर बाद में जब वो फोकल लेंथ चेंज करता है, पीछे वाले व्यक्ति के ऊपर उस को फोकस करता है तो पीछे वाला व्यक्ति दिखाई देता है। ऐसा ही होता है। दोनों में से दोनों जब आगे पीछे खड़े हो तो यदि सुस्पष्ट देखना है तो किसी एक व्यक्ति के ऊपर उसकी फोकस दूरी के अकॉर्डिंग उसकी फोकल लेंथ को चेंज करके फोकस करेंगे। क्लियर। हमारी जो मानव नेत्र है वो भी एक कैमरे की भांति ही है। ये एक तरीके का प्रकाशिक उपकरण है। इसकी सहायता से हम पास की वस्तुएं भी देख सकते हैं। जैसे हम पास की वस्तु देखना चाहें तो इसको देख लेते हैं, फिर अगले ही पल में हम यदि दूर की वस्तुएं देखने चाहें तो दूर की भी देख सकते हैं। हालांकि मानव नेत्र में भी कैमरे की भांति जब हम पास की देख रहे हैं तो दूर की वस्तुएं हमें उतनी स्पष्ट दिखाई नहीं देती, और उसी प्रकार से जब हम दूर की वस्तु देख रहे हैं तो पास की वस्तुएं उतनी स्पष्ट दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमारे जो नेत्र है, आंख है, वो भी एक कैमरे की भांति है, प्रकाशिक उपकरण ही है। जब ये नजदीक की वस्तु के ऊपर फोकस करती है तो दूर की धुंधली दिखाई पड़ेगी, दूर पर फोकस करेगी तो पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई पड़ेगी। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो मानव नेत्र है, आंख है, वो एक प्रकाशिक यंत्र है। क्या है, प्रकाशिक यंत्र है, जिसकी सहायता से हम पास की वस्तुएं तथा दूर की वस्तुएं देख सकते हैं। पास की भी देख सकते हैं और दूर की भी देख सकते हैं। तो ऐसा प्रकाशिक उपकरण जिसकी सहायता से हम पास की व दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकें, मानव नेत्र कहलाता है। तो ये मानव नेत्र है, इसकी सहायता से हम पास की तथा दूर की दोनों वस्तुओं को हम यहां से देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर मैं इस लाइन को पुट कर देता हूं। इस की सहायता से, मानव नेत्र की सहायता से, मानव नेत्र की सहायता से पास की
पास या दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखा जा सकता है। वस्तुओं को सुस्पष्ट देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो देखिए एक्चुअल में ये एक प्रकाशिक उपकरण है। एक्चुअल में ये क्या है? एक प्रकाशिक उपकरण। प्रकाशिक उपकरण ही हो गया जो प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को आसानी से देख लेता है। क्लियर? अब मैं बात करता हूं यहां पर जो मानव नेत्र है उसके विभिन्न भागों की। जो मानव नेत्र है उसके विभिन्न भाग हम आप लोगों के सामने अब रख देते हैं कि देखिए जो मानव नेत्र है वो किस प्रकार का होता है। उसका एक आधारभूत जो बनावट है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये मैं एक मानव नेत्र मैंने यहां पर आप लोगों के सामने रखी है। ये जो मानव नेत्र है इसको आप लोग समझेंगे क्या है ये। देखिए इसके मैंने विभिन्न भाग दिखा दिए हैं। अब आप लोगों को बता देता हूं इन भागों के जो नाम हैं वो क्या क्या हैं। देखिए यहां पर हम अलग अलग भाग दिखा रहे हैं। ये जो बाहरी आवरण होता है, सबसे जो बाहर का जो आवरण होता है ये होता है श्वेत पटल। इसका नाम क्या है? श्वेत पटल है, जो श्वेत रंग का होता है, श्वेत रंग का होता है। इसको हम दृढ़ पटल भी कहते हैं। तो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं मानव नेत्र के विभिन्न भाग, मानव नेत्र के विभिन्न भाग। और पहला जो भाग है वो हमारे पास में है श्वेत पटल। श्वेत पटल इसे हम दृष्टि पटल भी कहते हैं, सॉरी इसको हम दृढ़ पटल भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? दृढ़ पटल। क्लियर? तो देखिए मानव नेत्र का जो बाहरी आवरण होता है जो व्हाइट कलर का दिखता है, श्वेत कलर का दिखता है, इसको हम कहते हैं श्वेत पटल, दृढ़ पटल इसे कह सकते हैं। क्लियर? अब देखिए यहां पर मानव नेत्र के अंदर जो बाहरी आवरण है व्हाइट कलर का, ये है श्वेत पटल, इसको हम दृढ़ पटल भी कहते हैं। फिर जो मानव नेत्र का जो सामने वाला हिस्सा होता है, ये जो हमारा काला भाग होता है, इसके सीध वाला जो भाग होता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। इस भाग को हम कहते हैं कॉर्निया। इसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। और यहीं से प्रकाश मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है? इस कॉर्निया के पीछे यहां पर जलीय द्रव भरा होता है। जलीय द्रव, जल के रूप में जल जैसा ही द्रव यहां पर भरा होगा। इसके पीछे यहां पर ये जो मैंने हिस्सा दिखाया है, ये जो हिस्सा है वो होता है आइरिस या परितारिका। इसको हम क्या कहते हैं? आइरिस कह देते हैं, या इसको हम कह देते हैं परितारिका। आइरिस या परितारिका होती है जो जलीय द्रव के ठीक पीछे मौजूद होती है, गोल होती है। दिखने में कैसी होगी? गोल। और इसका कलर सामान्यतः काला होता है। फिर इस आइरिस या परितारिका के मध्य भाग में ये जो स्पेस मैंने यहां पर छोड़ा है, इस स्पेस को हम कहते हैं तारा या पुतली हम कहते हैं। इसका आकार छोटा बड़ा होता रहता है, तारा या पुतली। देखो कॉर्निया से जो प्रकाश आंख में प्रवेश करता है वो यहां से होता हुआ आगे बढ़ेगा। फिर आगे जब ये प्रकाश बढ़ेगा तो यहां पर ये हमारे पास में है क्रिस्टलीय लेंस। ये एक उत्तल लेंस होता है, लचीला लेंस होता है। इसी से जो मानव नेत्र है उसमें छोटा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? तो ये जो लेंस है ये एक उत्तल लेंस होता है, लचीला लेंस होता है, क्रिस्टलीय लेंस होता है। इसके ऊपर नीचे ये जो मैंने यहाँ पर दिखाई है, इसको भी देखो थोड़ा सा मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ।
ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा, इनको हम कहते हैं पक्षाम्बी पेशियां। इनको क्या कहा जाता है? पक्षाम्बी पेशियां कहा जाता है। ये इस क्रिस्टलीय लेंस की फोकस दूरी को बदलने का कार्य करती है। जब नज़दीक की वस्तु देखनी होती है तो फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, दूर की वस्तु देखनी होती है तो अलग अलग दूरी पर जब वस्तुएं देखनी होती है तो फोकस दूरी भी उसी क्षण तुरंत बदलनी चाहिए। तो ये जो पक्षाम्बी पेशियां है वो इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने का काम करती है। ये इसके ठीक ऊपर नीचे अवस्थित होती है। ये ठीक ऊपर नीचे ये वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट है ये कहलाती है पक्षाम्बी पेशियां। पक्षाम्बी पेशियां इसको हम कहते हैं। क्लियर? अब देखिए यहां पर ये वाला जो पार्ट होता है, यहां से जो प्रकाश की किरणें चलेगी वो यहां पर आकर प्रतिबिंब का निर्माण करती है। लास्ट वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर प्रतिबिंब का निर्माण करती है। उसको हम कहते हैं रेटिना या दृष्टिपटल। इसे क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है, या इसको हम क्या कह सकते हैं? दृष्टिपटल भी कह देते हैं। दृष्टिपटल। क्लियर? देखिए यहां पर ये जो लिक्विड भरा होता है, एक जल से थोड़ा सा गाढ़ा द्रव होता है और उस द्रव को हम कहते हैं काचाभ द्रव। काचाभ द्रव जल से थोड़ा सा गाढ़ा होगा। इसका जो अपवर्तनांक है 1.37 होता है। क्लियर? देखिए इस श्वेत पटल के ठीक नीचे, ये जो श्वेत पटल बाहरी आवरण है, इसके ठीक नीचे का जो भाग होता है, यहाँ वाला जो भाग होता है, इसको हम कहते हैं रक्त पटल। रक्त पटल, लाल रंग की कोशिकाएं इसमें होती है, इसको हम रक्त पटल कहते हैं। क्लियर? इसमें और भी देख लीजिए कि जो रेटिना है उस पर एक बिंदु ऐसा होगा जिसके ऊपर जो वस्तु है उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो उस बिंदु को हम कहते हैं पीत बिंदु। उस बिंदु को क्या कहा जाता है? पीत बिंदु कहा जाता है। पीत बिंदु कहा जाता है। एक ऐसा बिंदु होगा इसी रेटिना के ऊपर जिस पर प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बन पाता, उसको हम कहते हैं अंध बिंदु। और यहां से जो कोशिकाएं हैं, तंत्रिकाएं हैं, वो यहां से होती हुई मस्तिष्क तक जा रही है। जो आंख है इसका कनेक्शन कहां से होता है? मस्तिष्क तक होता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब है आंख पर तो उल्टा ही बनता है, बट हमारा जो मस्तिष्क है वो उसको सीधा पड़ता है। तो मस्तिष्क तक जो सूचनाएं लेकर जाती है, यहां से कुछ तंत्रिकाएं लेकर जाती है, उनको हम बोलते हैं दृक् तंत्रिकाएं। क्या कहा जाता है? दृक् तंत्रिकाएं कहा जाता है। तो ये मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है एक मानव नेत्र, और मानव नेत्र के अंदर जो विभिन्न भाग होते हैं उनके बारे में मैंने चित्रित कर दिया है। अब एक एक करके इन भागों के बारे में छोटा छोटा हम स्पष्टीकरण दे देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं श्वेत पटल की, दृढ़ पटल की। श्वेत पटल या दृढ़ पटल, जो आप आंख देख रहे हैं उसका जो बाहरी आवरण होता है, श्वेत जो आवरण होता है, इसको हम कहते हैं श्वेत पटल या दृढ़ पटल। ये थोड़ा सा कठोर होता है और बाहरी जो चोटें होती है उनसे नुकसान होने से बचाने का कार्य करता है। ये छोटी मोटी चोट लग जाए तो ये जो दृढ़ पटल है, श्वेत पटल है, ये सहन कर लेता है। क्लियर? इसके श्वेत पटल के ठीक नीचे एक परत होती है, उसको हम कहते हैं रक्त पटल। इसे क्या कहा जाता है? रक्त पटल कहा जाता है। ये जो रक्त पटल होता है वो लाल कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जब हमारी आंख में कोई चोट लग जाती है या कुछ गिर जाता है तो हमारी आंख तुरंत लाल हो जाती है। तो उसके पीछे रीजन है कि जो लाल कोशिकाएं हैं वो सक्रिय हो जाती है, वो वहाँ से हमारे जो आंख है उसका रंग लाल दिखाई पड़ता है। जब थोड़ी चोट अधिक लग जाए या इसमें कुछ आंख में कुछ गिर जाए या साबुन का पानी चला जाए, देन हमारी जो आंखें हैं वो लाल दिखाई पड़ती है, और वो लाल दिखने के पीछे रीजन है रक्त पटल। क्लियर? अब देखिए इस मानव नेत्र के सामने वाले हिस्से की बात करते हैं। ये जो काला हिस्सा हमारे को दिखाई दे रहा है, इस काले हिस्से के ठीक आगे का जो उभरा हुआ भाग होता है वो होता है कॉर्निया। उस भाग को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहा जाता है। यहां से ही प्रकाश हमारी नेत्र में प्रवेश करता है।
जो एंट्रेंस है प्रकाश का वो यहां से होता है, कॉर्निया से यहां से प्रकाश इस नेत्र में प्रवेश करेगा। क्लियर। फिर इसके पीछे जलीय द्रव है, हल्का सा एक जलीय द्रव होता है और वो जलीय द्रव इस कॉर्निया के पीछे मौजूद होता है। फिर हम बात करते हैं आइरिस या परितारिका की। आइरिस या परितारिका, देखो आइरिस या परितारिका गोल रंग की होती है, वृत्ताकार भाग में हमें दिखाई पड़ती है। इसका कलर सामान्यतः काला होता है। ये जो आंख का रंग होता है भाई काला होता है, भूरा होता है, नीला होता है। उसके पीछे आइरिस का कलर ही होता है। आइरिस का कलर काला तो आंख काले रंग की दिखाई पड़ेगी, भूरा तो भूरे रंग की दिखाई पड़ेगी। क्लियर। तो आंख का रंग आइरिस से निर्धारित होता है। भूरा है तो वो आइरिस का कलर ही भूरा होता है, परितारिका का कलर ही भूरा होता है। क्लियर। अब देखिए इसके पश्चात हम बात करते हैं तारा या पुतली की। देखिए तारा या जो पुतली है वो इस आइरिस का मध्य भाग होता है, मध्य में होती है। आइरिस या परितारिका का जो मध्य भाग है वहां पर तारा या पुतली होती। ये जो तारा या पुतली है, आप आंख को गौर करके देखिए, जो बाहरी हिस्सा है वो पूरी तरह से काला है और उसके मध्य वाला जो भाग है, बीचों बीच वाला भाग है, वो ज्यादा गहरा काला है। उस गहरे काले को देखो पूरा गोल है और इसके बीच में भी एक अलग से हिस्सा होता है, छोटा सा हिस्सा होता है। उस छोटा सा जो काला गहरा काला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं तारा या पुतली। क्या कहा जाता है? तारा या पुतली। तो यहां से जो प्रकाश चलेगा वो इस पुतली के अंदर से लेंस की ओर चलेगा। तो यहां से ही इस लेंस में प्रकाश प्रवेश करता है। कहां से होता हुआ? तारा या पुतली के अंदर से होता हुआ। अब इसे तारा या पुतली की साइज छोटी बड़ी हो सकती है, छोटी बड़ी। अधिक प्रकाश में ये क्या कर लेता है? अपनी साइज छोटी कर लेता है ताकि आंख में प्रकाश कम से कम प्रवेश करे। और यदि प्रकाश बहुत कम है, अंधेरा है, तो तारा या पुतली की साइज बढ़ जाती है ताकि अधिक से अधिक प्रकाश नेत्र में प्रवेश कर सके। तो तारा या पुतली आइरिस का मध्य वाला भाग होता है, यहीं से प्रकाश लेंस की ओर बढ़ता है और इसका आकार छोटा बड़ा होता रहता है। अधिक प्रकाश में कम और कम प्रकाश में इसका आकार बढ़ जाता है। क्लियर। फिर हम बात करते हैं यहां पर क्रिस्टलीय लेंस की। क्रिस्टलीय लेंस ये एक उत्तल लेंस होता है। क्रिस्टलीय लेंस कैसा है? एक लचीला उत्तल लेंस होता है। ये एक लचीला लेंस है, आराम से इसकी फोकस दूरी कम या ज्यादा हो सकती है। उत्तल लेंस होता है और इससे जो प्रकाश की किरणें आएगी तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। देखो सदैव उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर। तो छोटा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वो प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनेगा, दृष्टि पटल के ऊपर बनेगा। क्लियर। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे कि ये एक लचीला उत्तल लेंस होता है और उसके ऊपर ही क्या बनेगा? उसके इससे ही जो प्रतिबिंब है वो उल्टा, वास्तविक और छोटा बनता है। क्लियर। फिर हमें बात करते हैं इसके ठीक ऊपर नीचे पक्षांबी जो पेशियां लगी हुई है, पक्षांबी पेशियां। ये जो पक्षांबी पेशियां है वो इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने का कार्य करती है। ये जो पक्षांबी पेशियां उत्तल लेंस के ठीक या ऊपर नीचे लगी होती है, इनका जो कार्य है वो है उत्तल लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करना। जब पास के दूर की वस्तुएं देखनी होती है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी बदलती है और जब फोकस दूरी बदलनी होती है तो ये पक्षांबी पेशियों के द्वारा ही इसको बदला जाता है, चेंज किया जाता है। क्लियर। तो पक्षांबी पेशियों का काम क्या है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ये जो क्रिस्टलीय लेंस है इसकी फोकस दूरी को बदलना ताकि पास की और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे सके। क्लियर। देखिए ये जो पक्षांबी पेशियां है वो एज के साथ में कमजोर होती चली जाती है। तत्पश्चात ये कमजोर हो गई तो इसकी फोकस दूरी उतनी ज्यादा तेजी से नहीं बदल पाती। तत्पश्चात एज के साथ में या बुढ़ापे के अंदर हमें वस्तुएं
स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाती है। क्रिस्टलीय लेंस जब धुंधला हो जाता है या कठोर हो जाता है तो भी पक्षांबी पेशियां काम नहीं करती। जैसे कठोर हो गया तो पक्षांबी पेशियां अपना काम कर रही है, बट ये कठोर होने की वजह से ये फोकल लेंथ नहीं बदल रहा, तो भी वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। मैं देखिए मोटे मोटे जो बिंदु है वो आप लोगों के सामने रख देता हूं। उसके पश्चात यहाँ पर है काचाभ द्रव। ये जल से थोड़ा सा गाढ़ा द्रव होता है। इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.37 होता है। मध्य भाग में ये भरा होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है इसका अधिकांश हिस्सा काचाभ द्रव का ही होता है। क्लियर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर रेटिना की या दृष्टि पटल की। रेटिना या जो दृष्टि पटल होता है ये इसका अंतिम छोर होता है और इसी पर ही प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। इसी पर ही किसका निर्माण होगा? प्रतिबिंब यहीं पर आकर बनते हैं। तो यहां से जो प्रकाश की किरणें चलेगी तो प्रतिबिंब ठीक यहां पर बनना चाहिए। यदि इससे पहले बन गया या इसके पीछे बन गया तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। दृष्टि पटल या रेटिना पर ही अंतिम प्रतिबिंब बनना चाहिए। क्लियर। फिर हम बात करते हैं यहां पर दृक् तंत्रिकाएं। जो प्रतिबिंब बना रेटिना पर या दृष्टि पटल पर उसकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करती है? दृक् तंत्रिकाएं करती है। और रेटिना पर या दृष्टि पटल पर दो बिंदु होते हैं, पीत बिंदु और अंध बिंदु। पीत बिंदु पर सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, अंध बिंदु के ऊपर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो ये था हमारा नेत्र, मानव नेत्र, हमारी आंख, और इसके विभिन्न भागों के जो कार्य हैं, नाम है, वो हमने आप लोगों को समझाए। अब हम मानव नेत्र से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन, जैसे नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। तो नेत्र की समंजन क्षमता का मतलब, समंजन का मतलब है एडजस्ट करना, एडजस्ट करने की क्षमता। तो मानव नेत्र से हम पास की वस्तुएं भी देखते हैं, दूर की वस्तुएं भी देखते हैं। तो जो पास की और दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। क्रिस्टलीय लेंस की फोकस दूरी चेंज होनी चाहिए, और फोकल लेंथ की जो चेंज करने की जो क्षमता होती है उसी को ही हम कहते हैं समंजन क्षमता। उसी को ही क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अभी मैं डेफिनेशन यहां पर भी पुट करवा दूंगा। अब यहां पर हम देख लेते हैं नेत्र की समंजन क्षमता की परिभाषा। नेत्र की समंजन क्षमता, देखिए मानव नेत्र की सहायता से हम पास की तथा दूर की वस्तुएं देख सकते हैं। इसके लिए हमें जो क्रिस्टलीय लेंस मानव नेत्र में लगा होता है उसकी फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ेगा। तो मानव नेत्र की सहायता से पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए क्रिस्टलीय लेंस की फोकल लेंथ को बदलने की जो क्षमता होती है, फोकस दूरी को बदलने की जो क्षमता होती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। तो फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है एक तरीके से। और क्यों बदलेंगे? पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। फोकस दूरी बदलने की क्षमता, फोकस दूरी बदलने की जो क्षमता होती उसी को ही हम क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर। तो फोकल लेंथ बदलने की आवश्यकता इसलिए है, पास की वस्तुएं देखेंगे तो अलग फोकल लेंथ होगी, दूर की वस्तु देखेंगे तो अलग फोकल लेंथ होगी, इसलिए फोकल लेंथ बदलेंगे। और फोकल लेंथ बदलने की जो क्षमता होती है उसी को ही हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अगली जो डेफिनेशन है वो देख लीजिए। नेत्र की न्यूनतम स्पष्ट दूरी, न्यूनतम स्पष्ट दूरी, न्यूनतम स्पष्ट दूरी क्या होती है, किससे कहते हैं? कि मानव नेत्र के द्वारा न्यूनतम कितनी दूरी पर उपस्थित जो वस्तु है वो देखी जा सकती है। कि भाई हम कोई वस्तु रख रहे हैं और उस वस्तु को कम से कम, हम यदि वस्तु को आंख के नजदीक ला रहे हैं तो कम से कम कितनी दूरी पर रखी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। तो मानव नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु हमें
स्पष्ट दिखाई पड़ती है, इससे अधिक दूरी वाली भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम दूरी वाली वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगी। जितनी आंख के ज्यादा नजदीक आ जाएगी तो वो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगी। तो एक स्वस्थ जो नेत्र होता है उसके लिए न्यूनतम स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो न्यूनतम स्पष्ट दूरी क्या है, एक बार इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए कि मानव नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई दे न्यूनतम स्पष्ट दूरी कहलाती है। उससे यदि कम दूरी है तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगी, उसका प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बन पाएगा। क्लियर? देखो उसके पश्चात दृष्टिप्रास। प्रास का मतलब है हमारी नेत्र किस दूरी से लेकर कहां तक देख सकती है। एक रेंज हम यहां पर बात करते हैं तो न्यूनतम स्पष्ट दूरी से देखना स्टार्ट करती है और हमारी जो नेत्र है वो बहुत अधिक दूरी तक, जैसे तारों को भी देख लेते हैं, ग्रहों को भी देख लेते हैं, सूर्य को भी देख लेते हैं, तो वो करोड़ों किलोमीटर की डिस्टेंस पर होते हैं, हालांकि उनका आकार बहुत बड़ा होना चाहिए। क्लियर? तो मानव नेत्र की सहायता से 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक, बहुत अधिक दूरी तक की वस्तुएं देख सकते हैं। तो मानव नेत्र की जो प्रास है वो क्या होगी, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। क्लियर? तो ये कुछ मानव नेत्र से रिलेटेड डेफिनेशन हमने आप लोगों के सामने रखी। अब हम यहां पर बात करते हैं मानव नेत्र में होने वाले दोष, नेत्र दोष, दृष्टि दोष। देखिए 4 दोष हैं, चारों दोषों के बारे में यहां पर हम समझने वाले हैं, उनका निवारण भी यहां पर समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेत्र दोष में। यहां पर आप लोगों को इन नेत्र दोष या जो दृष्टि दोष है इनको समझाने का प्रयास करूंगा। इनकी यदि थ्योरी आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, क्लास लिख दीजिए, आपको इनके हस्तलिखित नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर? इन नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इस चैप्टर के, इस टॉपिक के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है। ठीक है? अब देखिए नेत्र दोष, दृष्टि दोष मतलब कि कोई ना कोई ऐसा रीजन होगा जिसकी वजह से हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, तो उनको हम कहते हैं नेत्र दोष, दृष्टि दोष, जिसकी वजह से वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही है। तो देखिए 4 प्रकार के दोष होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। देखिए इससे निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है, इसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, बट दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। तो ऐसा दोष क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष की डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए। नाम से तो ऐसे लग रहा है कि भाई निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, बट इसका उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई पड़ेगी जबकि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो ये जो दोष है इसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, उसके पीछे रीजन समझ लीजिए। देखिए ये हमारे है मानव नेत्र, ये मैंने मानव नेत्र यहां पर दिखा दिया है, ये मानव नेत्र है। क्लियर? ये हमारा आंख है, नेत्र है। इसमें यहां पर ये रखी है वस्तु, मतलब ये तो हम यहां पर रख देंगे। दूर एक वस्तु है O और ये क्रिस्टलीय लेंस है और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है, अब आप लोग ध्यान देंगे यहां से प्रकाश की किरणें चल रही है और प्रकाश की किरणें इस लेंस से अपवर्तित होकर यहीं पर प्रतिबिंब बना लेती है। तो O का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ओडेस पर बन रहा है, इस लेंस के निकट बन रहा है, इसलिए इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इस दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, निकट की साफ दिखाई देती है, बट इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों पड़ा है, क्योंकि दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो लेंस के निकट बन जाता है, इसलिए इस दोष का नाम क्या पड़ गया, निकट दृष्टि दोष पड़ गया। इस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए, दृष्टि पटल पर बनना चाहिए। दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है
तो सूचनाएं मस्तिष्क तक नहीं जाएगी, प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बन पाएगा। क्लियर। अब यदि ऐसा दोष उत्पन्न हो जाता है तो देखो ऐसा दोष होने के पीछे रीजन क्या है, हमारी जो नेत्र है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पा रही है। अब इस दोष का निवारण करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? ये हमारे पास में है मानव नेत्र। क्या है? मानव नेत्र। ये लेंस है और यहां से हम अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर रखी जो वस्तु है वहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, देखिए ये प्रकाश की किरणें मैंने एकदम इस तरीके से दिखा दी है, आप लोग भी देख लीजिए। तो ये जो अवतल लेंस है वो क्या करेगा? इन प्रकाश किरणों को फैला देगा, प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करेगा। बिंदु ओ से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस अवतल लेंस से क्या हो जाती है? फैल जाती है। फैलने के पश्चात इनका जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा? दृष्टि पटल पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा, और रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब है वो मस्तिष्क पढ़ लेता है, हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तो ये तो है निकट दृष्टि दोष से युक्त नेत्र, और यह है निकट दृष्टि दोष मुक्त नेत्र। अब इसमें कोई दोष नहीं बचा है। तो देखो निकट दृष्टि दोष जब होता है तो अवतल लेंस का हम यहां पर प्रयोग करेंगे। क्लियर, समझ आ गया? अब हम अगले दोष की ओर बढ़ते हैं, दूरदृष्टि दोष। अब हम दूसरे दोष की बात करते हैं, दूरदृष्टि दोष। सेकंड है दूरदृष्टि दोष। देखिए दूरदृष्टि दोष की डेफिनेशन समझ लीजिए। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ेगी और निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई पड़ती है, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। तो इस दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। नाम के विपरीत है। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगी। देखिए ऐसा क्यों है, ऐसा किस वजह से हो रहा है? ये हमारा मानव नेत्र है। ये क्या है? मानव नेत्र। ये यहां पर उत्तल लेंस लगा हुआ है, ये नेत्र का उत्तल लेंस है। क्लियर। और यहां पर नजदीक ही एक वस्तु रखी हुई है ओ। इस वस्तु ओ का जो प्रतिबिंब है वो यहां से इस तरीके से जो रेटिना है उसके पीछे बनता है, इस तरीके से बनता है। तो ये क्या है? एक्चुअल में बनना तो यहां पर चाहिए था रेटिना पर, बट उसके पीछे बनता है, लेंस से दूर बनता है, इसलिए इस दोष का नाम क्या पड़ गया? दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? जो निकट रखी वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे या लेंस से दूर बनता है, इसलिए इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर। अब इस दोष का निवारण कैसे करेंगे? इस दोष का निवारण करने के लिए हम उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। कौन सा लेंस लगाना है? उत्तल लेंस लगाना है। ये हमारी नेत्र है और इस नेत्र के अंदर यहां पर एक उत्तल लेंस का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करना है? उत्तल लेंस का प्रयोग करना है। तो यहां से ये जो उत्तल लेंस है, यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं इनको क्या करता है? सिकोड़ देता है, पहले ही इकट्ठा कर देता है, फिर यहां से और इकट्ठी हो जाती है। तत्पश्चात इस ओ का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, ओडेस प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो इस दोष का निवारण करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये उत्तल लेंस क्या है? पहले जो प्रकाश की किरणें पीछे जाकर मिल रही थी, अब ये इनको सिकोड़ देता है, फिर ये और सिकोड़ देता है। तत्पश्चात अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना पर बनेगा, दृष्टि पटल पर बनेगा, जिससे मस्तिष्क पढ़ लेगा। क्लियर, आ गई बात समझ में? फिर हम बात करते हैं अगले दोष की, तीसरा जरा दृष्टि दोष। देखो जरा दृष्टि दोष में न तो पास की वस्तुएं दिखाई पड़ती है, पास की या निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ेगी, दूर की भी वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ेगी, या धुंधली दिखाई पड़ती है। या कैसे दिखाई पड़ेगी? धुंधली दिखाई पड़ेगी। अब ये जो दोष है वो मोस्टली एज के साथ में बढ़ता है और बुढ़ापे में ज्यादा हो जाता है। बुढ़ापे में अक्सर ये दोष क्रिएट हो जाता है, जिसमें न तो पास की वस्तुएं दिखाई पड़ती है न ही दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती है। क्लियर। अब देखिए ये दोष होने का जो रीजन है वो क्या है?
लेंस किस वजह से, ये जो दोष है वो किस कारण से क्रिएट होता है? तो देखिए, एक तो पक्षाम्बी पेशियों के कमजोर होने के कारण से। पक्षाम्बी पेशियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है पक्षाम्बी पेशियां कमजोर हो जाएगी। पक्षाम्बी पेशियां क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, और कमजोर होने के कारण से ये दोष उत्पन्न हो सकता है। इसके साथ में आप देखें, एक अन्य रीजन भी आप लोग देख लीजिए कि जो क्रिस्टली लेंस मानव नेत्र के अंदर लगा होता है। क्रिस्टली लेंस किस में लगा है? क्रिस्टली जो उत्तल लेंस मानव नेत्र के अंदर होता है, ये वाला, ये लेंस भी क्या होता है? एज के साथ में कठोर हो जाता है। एज के साथ में क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। अब जब कठोर हो जाएगा, पक्षाम्बी पेशियां जोर लगा रही है बट इसकी फोकस दूरी चेंज नहीं हो रही, तो भी ये दोष उत्पन्न हो जाता है। जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष का निवारण करने के लिए हम द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोक्सी लेंस के अंदर क्या होता है? दोनों लेंस होते हैं। उत्तल लेंस भी होता है और उसमें अवतल लेंस भी होता है। उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का मिश्रण होता है। उसका एक हिस्सा पास की वस्तुओं को देखने के लिए हम क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। पास की वस्तु इससे साफ दिख जाती है। देखो, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, तो दूरदृष्टि दोष होता है। तो जरा दृष्टि दोष का मतलब है उसमें दूरदृष्टि दोष भी है और निकट दृष्टि दोष भी है, और दोनों दोषों का निवारण करने के लिए हमें अवतल और उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। एक ही चश्मे के अंदर दोनों पार्ट लगे होते हैं। एक बीच में जो भाग होता है निकट की वस्तुएं देखने के लिए, वहां पर वो उत्तल लेंस होता है, और शेष जो पार्ट होता है वो अवतल लेंस होता है। तो नजदीक की जो वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए इसमें उत्तल लेंस लगा होता है, दूर की वस्तुएं देखने के लिए इसमें अवतल लेंस लगा होता है। क्लियर? तो जरा दृष्टि दोष से आंख के कमजोर होने का कारण होता है। किस वजह से क्रिएट होता है? आंख कमजोर हो गई, इट मीन्स पक्षाम्बी पेशियां कमजोर हो गई। अवतल लेंस जो उत्तल लेंस, क्रिस्टली उत्तल लेंस लगा होता है आंख में, वो कमजोर हो गया, या मतलब वो दृढ़ हो गया। इस वजह से क्रिएट होता है। फिर देखिए, चौथा और अंतिम जो दोष है वो है अबिंदुकता दोष। अबिंदुकता दोष, इसको हम दृष्टि वैषम्य दोष भी कहते हैं। दृष्टि वैषम्य दोष, वैषम्य दोष इसको हम कहते हैं। अब देखो, ये जो दोष है अबिंदुकता दोष या दृष्टि वैषम्य दोष, इस दोष की स्थिति में वस्तुएं एक तल में स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, दूसरे तल में स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। यदि ऊर्ध्वाधर तल में वस्तुएं स्पष्ट दिख रही है तो क्षैतिज तल वाली वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगी, और यदि क्षैतिज तल वाली स्पष्ट दिख रही है तो ऊर्ध्वाधर तल वाली वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। तो किसी एक तल की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है, दूसरे तल की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। तो उस दोष को हम कहते हैं अबिंदुकता दोष। क्या कहा जाता है? अबिंदुकता दोष कहा जाता है। एक तल की वस्तुएं स्पष्ट दिखेगी, दूसरे तल की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसलिए इस दोष को हम दृष्टि वैषम्य दोष कहते हैं। इस दोष का निवारण करने के लिए बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है, और ये भी मोटे बेलनाकार लेंस होते हैं। मोटे बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, और मोटे बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके हम अबिंदुकता दोष या दृष्टि वैषम्य दोष का निवारण कर सकते हैं, इसको हम दूर कर सकते हैं। तो ये हमने देखे मानव नेत्र में पाए जाने वाले जो 4 प्रमुख दोष हैं उनके बारे में, और इनका निवारण भी हमने यहाँ पर देखा। उससे पहले हमने देख लिया मानव नेत्र क्या होता है और उसके विभिन्न भागों के बारे में आप लोगों को बताया, समझाया। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।